अच्छा, यूज इंसान खुद होता है। काम की लालच में ये लोग किसी हद तक गिरने के तैयार होते हैं। वहां पे आपके संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, आपके भाई की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो जो लड़कियां उनके साथ आती हैं, एक रिलेशन अच्छा होता है, एक दोस्ती अच्छी हो जाती है। हम घर में एक डॉगी भी रखते हैं, उससे भी लगाव होता है। तो इंसान है और साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ डेढ़ साथ दूसरा काम किए, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद जब दूरियां बनती हैं तो फिर वो आरोप में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और ये आरोप लगा के फिर अपने आप को डाइवर्ट करती हैं, अपने आप को हटाती हैं वहाँ से, तो बोलती हैं वो यूज़ किया, ये किया, वो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद आप अपनी मर्जी से जाते हैं। अभी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं जो सिंगर्स के साथ रही हैं, एक अच्छे संबंध थे, उनको सिंगरों ने काम भी दिलाया। नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि एक फेमस भोजपुरी एक्टर है, एक कामयाब एक्टर, मिस्टर विमल कुमार। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपके इस चैनल को, आपके इस इंटरव्यू को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार पड़ा। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कुछ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। अपने बारे, जैसा कि आपने जो मेरा परिचय अपने चैनल के लोगों को दिया है, तो मेरा नाम विमल पांडे है और भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर एक्टर कुछ फिल्में मैंने किया है और फिल्में कर भी रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो सर, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले क्या सोचा, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं चाहूंगी आप ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करें। यदि आप इस चैनल को हमारे साथी कलाकार या जो एक्टर बनना चाहता है वो भी देख रहा हो, तो उनको एक मैसेज दूंगा। मेरा देखिए, मैं जब बॉम्बे में था, जब मैं स्ट्रगल के दौर में था, काम की तलाश में बॉम्बे में था, मेरा जो इंटरेस्ट था भोजपुरी को लेकर नहीं था। मैं हिंदी के लिए ट्राई कर रहा था। मुझे कुछ शो भी मिले थे, वन डे टू डे, छोटे मोटे सीरियल्स भी मिलते थे, 2-3 के लोग वाले। मैंने किया। महुआ में मुझे एक बार काम मिला, महुआ से, तो सीरियल था, मैंने किया। उसके बाद मेरी मुलाकात रवि किशन जी के बेटे के बर्थडे में हुई थी। महाड़ा उनकी ऑफिस जो थी, एक हमारे चैनल के पीआरओ है, हम लोग इंडस्ट्री के पीआरओ है, तो उनके माध्यम से मैं गया था। तो वहां पे मुझे पूछा गया कि कौन सा काम कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में ट्राई करूँ। बोले कि नहीं, भोजपुरी का अच्छा दौर चल रहा है, भोजपुरी क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। मैं कुछ जवाब नहीं दिया। तो रवि किशन साहब ने मुझे बोला कि ये तुम एज एन एक्टर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मुझे भोजपुरी नहीं करना है और मुझे तेलुगु नहीं करना है, मुझे हिंदी ही कर। ये बिल्कुल एक एक्टर कभी डिसाइड कर सकता है। तो फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने 100 सुपर हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन मुझे जो फेम मिला, पूरे इंडिया ने मुझे तेरे नाम से नोटिस किया और भोजपुरी की जनता ने मुझे सुपरस्टार बना दिया। जहां पे मैंने 100 फिल्में कंप्लीट करने के बाद अभी नोटिस नहीं हो पाया था, लेकिन भोजपुरी की ऑडियंस ने मुझे सुपरस्टार बना दिया। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया चंकी पांडे साहब का। बोले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक साथ में लॉबी से उनकी हिंदी वाली। तो उन्होंने बोला कि वो चंकी ऑन एवरेज हिंदी सिनेमा में ऑन एवरेज एक्टर रहे हैं। फिल्म में भी कोई बहुत बड़ी ब्लास्ट नहीं गई, लेकिन ऑन एवरेज एक्टर थे, लेकिन बांग्लादेश का भी सुपरस्टार है जी। तो फिर उनकी बात मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि नहीं, और इस तरह की सिचुएशनल बातों को मैं गॉड मैसेज ग्रुप में हमेशा एडॉप्ट मैंने किया है। तो फिर ऐसे शुरुआत मेरी हुई और एक म्यूजिक वीडियो भोजपुरी का बन रहा था। म्यूजिक वीडियो बना, उसमें मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद एक हफ्ते बाद मुझे भोजपुरी फिल्म मिली काम की। और ये हमारी जनता और हमारी ऊपर ईश्वर की कृपा है कि तब से वो सिलसिला बंद नहीं हुआ, मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो ऑडियंस ने ही आपको भोजपुरी एक्टर बना दिया। हम एक किया। और यहाँ की हमारी इंडस्ट्री के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, उन लोगों ने भी मुझे स्वीकार किया और मुझे हमेशा एक एक्टर के रूप में बुलाते रहते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? अभी हम लखनऊ में ही, आपके बक्सी के तालाब के पास, हम एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। कल रात में पैकअप हुआ है और फाइनली मुझे इस फिल्म में काम करके एक अलग अनुभव मुझे मिला है। बहुत मुझे मजा भी आया, वो सीखने को मिला, क्योंकि पूरी टीम जो थी साउथ इंडिया से, डायरेक्टर हमारे साउथ इंडिया के थे, उन्होंने बहुत सारी मलयालम और तेलुगु फिल्में किया हुआ है। हमारे प्रोड्यूसर जो थे वो लोग भी चेन्नई और केरला से थे। तो अच्छा लगा मुझे काम करके। वहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर
बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो लोग बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। मुझे मुझे उन्होंने चुना, तो ये उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करती है या डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे बुलाते हैं, वो सिलसिला जारी है। और आज आपके स्टूडियो से निकल के मैं अयोध्या जी जा रहा हूँ, अयोध्या। वहां पे हमारी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो कल से शुरू हो गया। मेरा जो कल से डेट है, आज से ही डेट है, और शाम को मैं एक गाना भी कर रहा हूँ। सो ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि साउथ इंडियंस और भोजपुरी वाले मिलके मूवी बना रहे हैं। को सर आप शेयर कर सकते हो मूवी कौन सी है? मूवी ब्लू सर्कल, मूवी का नाम है सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बढ़िया कलाकार। सबसे बढ़िया। और साउथ के लोग तो थे, लेकिन उसमें जो उस फिल्म के जो एसोसिएट थे, मिलन जी थे, जो चीफ असिस्टेंट थे, दिनेश जी थे, दिनेश त्रिपाठी। तो ये लोग जो भोजपुरी के जो टॉप के डायरेक्टर हैं, जो टॉप के फिल्में बनाते हैं, उनमें इन लोग बतौर सहायक के रूप में, बतौर एसोसिएट के रूप में इन लोग अपनी भूमिका देते हैं। तो ये लोग भी थे, इन लोग साथ काम करते मुझे बहुत मजा आया। और एक सबसे अच्छा चीज मुझे क्या दिखा ना, भोजपुरी में जो भी हम लोग फिल्म करते हैं ना, तो उनकी जो शेड्यूलिंग होती है वो 99 होती है। मतलब हम 9 बजे सुबह हमारा कॉल टाइम होता है, और 9 बजे हम जाते हैं, तो मेकअप लेते, कैमरा रोल होते 10 बज जाता है। और शाम को 9 बजे कुछ ही ऐसे प्रोडक्शन हाउस से जा रहे हैं, मुझे लगता है जहाँ मैंने काम किया 9 बजे पैकअप हो गया, रात में 10 बजे 11 बजे 10 बजे 11। लेकिन ये लोग टाइम कितने पंक्चुअल थे। मुझे तो इस फिल्म को करने के बाद मुझे अपना पेपर 2 की, जब हम अंडर 10 में जब हम पढ़ते थे, तो जो हमारी टाइमिंग होती थी सुबह मॉर्निंग क्लास में कि हमें 7 बजे स्कूल जाना है, तो मुझे मम्मी जगाती थी, उठते थे, ब्रश करते, उसके बाद 5 बजे उठना, अपना नहाना, फिर अपना रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना। तो वो चीजें याद आ गई कि मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि मैं 7 बजे कॉल टाइम, और लिटरली 7 बजे वो बोर्ड होता था हमारे वहाँ। आपको पता नहीं, जानकारी नहीं, जब भी हम फर्स्ट डे सेकेंड डे जितने भी शेड्यूल होता है ना, जब शूटिंग करते हैं ना, तो गणेश भगवान की पूजा होती है पहले उनकी आरती करने के बाद ही सब लोग काम शुरू करते हैं। तो वो 6:30 टाइम में था, 6:30 पे कैमरा रोल हो, मतलब वो गणपति हो ही जाते थे, उनकी आरती हो जाती थी। 6:30 बजे पूजा करनी? हाँ, 6:30 बजे पूजा करनी है। तो मैं तो मान लीजिए, मैं तो मेल हूँ, तो मैं तो आधे घंटे में तैयार हो जाता हूँ। एक बार वॉशरूम में गया तो नहा। ऐसा नहीं, एक्टर लोगों तो और टाइम लगता होगा यार। हम लोग वैसे तो मुझे कम लगता है, लेकिन मैं उन लड़कियों के बारे में सोचता हूँ जो हमारी फिल्म की हीरोइन होती हैं। उन बेचारे को मेकअप में 1 घंटा टाइम लग जाता है। अब तो कभी कभी मेकअप भी नहीं करता हूँ मेरे पास मेकअप आप नहीं, जैसे वो कभी देर से उठा, एक दिन ऐसे शूटिंग हो रही थी, मेरे पिताजी नहीं है, डैडी नहीं है मेरे, तो एक पितृपक्ष चल रहा है, तो हमको उसको गुजर देना होता है। थोड़ा ना लेट से उठ गया, नींद स्टाफ आके जगह होंगे 10 मिनट टाइम, तो वो 10 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो गया। मैं नहाया, उनका मेकअप 7:30 बज गया था, तो भैया 7 बज गया था, रोल हो गया कैमरा, मैंने मेकअप में हटाया, तो मैंने डेसन लेके रखा है, मैं उसको लगाया और कंघी की बालकनी जो कि कैमरा चलता है। जब एक सीन हो गया, तो मेकअप कर लूंगा, किनारे ठुक के मेकअप कर रहा है, चोरी आप के उसका लो टाइम ही बहुत अच्छी थी उनकी, और टाइम को मेक पंचुअलिटी सीखने में मिली। और दोपहर में आप हमको 1 घंटे का ब्रेक, जहाँ पे हम भोजपुरी फिल्म जब करते हैं तो हमारा जो लंच का टाइम होता है आई थिंक 30 मिनट्स का, बट वो 1 आवर्स का था। तो उन्होंने बोला नहीं, आप 15-20 मिनट में आप लंच फिनिश कर लो अपना, उसके बाद जाकर आराम से आधे घंटे सो जाओ। तो दोपहर में 8 घंटा सोने को ही मिलता था। 7 बजते बजते शाम को यदि सीन हम जो कर रहे हैं सीन पूरा हो ना हो, नहीं 7 जैसे बजा, ओके काम बंद करते हैं ना, सब लोग पैकअप। कभी कभी शूटिंग के दरमियान, जैसे मेरी आदत है कि शूटिंग के दरमियान, शूटिंग पैकअप होने के बाद अपने एसोसिएट से बात करता हूँ, फिर कल क्या हम काम कैसा कर रहे हैं, मतलब रेगुलर है कि नहीं, काम नहीं फीडबैक देते हैं। कभी कभी होता ना कि वो एक रिश्ते को सही रखने के लिए नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ नहीं यार मजा नहीं है तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम जब उनके साथ इजी हो जाते हैं फ्रेंडली, तो वो बता रहे हैं नहीं आदत से कहने ये नहीं है। तो फीडबैक ये कहूँगा, डायरेक्टर के रूम में भी जाता कहीं कोई ईगो ना लगे, जाता नहीं, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं हमारी फिल्म के डायरेक्टर थी जसपाल सर, मैं 9:30 मैंने कॉल किया, बोलो ओके जस्ट कमिंग। तो मैं गया मिलने के लिए, जैसे 10 मिनट होता मैं बोलूँ पांडे यार मेरा सोने का टाइम है, मैं चुप से उठना है। तो 10 बज रहा दम दट होके, तो मुझे समझ में आया कि जब भी मिलना हो आप 8 से 9 के बीच में। ये पंक्चुअलिटी थी उनकी, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो 10 बजे ऑन बेड बिस्तर पे सोने चले जाते थे। और सुबह 4 बजे मुझे, जब मैं शूटिंग पे होता था, व्हाट्सएप चेक करता था, तो सुबह 4 o'clock का मॉर्निंग का वो गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था।
कहीं को 4 बजे उठ जाते थे। तो ऐसे अक्षय कुमार को जैसे देखा जाए वो सबसे सबसे पहले उठते हैं, उनका शेड्यूल काफी हाँ, लेकिन हमारा भोजपुरी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो जितना बड़ा सुपरस्टार होता है उतना लेट से आता है, लेकिन फिलहाल मेरे अंदर तो नहीं है। मैं तो टाइम को महत्व तो देता हूँ और टाइम को समझ के ही काम करता हूँ। ये चीजें मुझे सीखने तो मिली और उनकी टेकिंग समझ में आई, जो फिल्म में डायरेक्शन वो उन्होंने दिया, जैसे हम लोग को काम कराया, तो टेक्निकल पार्ट अब उसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे कि हमको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोज आप अपने को सीखते रहते हाँ, मैं तो सीखता रहता हूँ, मैं तो सीखता रहता हूँ। हैं, वैसे करना भी चाहिए। तो ये मुझे ये जानना है कि अभी तक आपके करियर में आपने कौन सी ऐसी जो मूवी है जो आपको बेस्ट लगी हो, आपको लगा हो मैंने अपना बेस्ट काम किया है? राइट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। जब भी मैं फिल्म की शूटिंग करके जब अपने कार से जब अपने घर के लिए या फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लिए जब मैं जाता हूँ, तो उस दरमियान मेरी अपने आप से एक समीक्षा होती है कि यार मैंने फिल्म किया, मजा आया नहीं आया, मेरे फीडबैक क्या हुआ, अपने आप से पूछता हूँ। या शूटिंग पे आने से पहले मेरी प्री प्लान होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, फिर डायरी में लिखी रहती है। तो कुछ फिल्में हुई जो मैं किया, मुझे लगा नहीं अच्छा नहीं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर मेरा नाराज हो जाएगा। तो हर आदमी चाहता है, कोशिश करता है कि मैं अच्छी फिल्म बनाए, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जहाँ मैं काम करके आया, तो मैंने कहा ऑडियंस आने वाले समय में रिलीज होगा तो क्या मुझे अपना प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, वो फिल्म हिट जाती है या नहीं जाती है, लेकिन मैंने अपना काम अच्छा कर दिया। मेरे गुरु जी हैं गोरखपुर में, आध्यात्मिक संत हैं, तो मेरी बड़ी दिली लगाव है उनसे। तो जब भी मैं काम करने जाता हूँ तो मैं प्रणाम कर जाता हूँ, मैं गुरु जी आज मैं सुखे बिठाना बोला हाँ कुछ, तो कब आना है, तो मैं बताता हूँ कि मुझे 15 डेज में या 10 डेज बाद मुझे वापस आना। जब मैं आता हूँ तुमको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा से मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, अब मैं आज निकल रहा हूँ या मैं घर पर, कैसा रहा, तो मैं उनसे सही बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ गुरु जी मजा आया, कहा बोला गुरु जी मजा नहीं है, बोल क्यों, हम फिर मैं जो चाह रहा था वो नहीं होता है वहां पे। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो मैं काम करके जाता हूँ तो मुझे लगा नहीं, मैंने फिल्म किया था जो मेरी पहली फिल्म कमली जी को मैं पहली मानता हूँ, पिया तो बहुत सारा था जो थिएटर में रिलीज हुई थी, हीरा बाबू वो आपकी बेस्ट मूवी? वो बेस्ट मूवी थी, सिनेमा हॉल में रिलीज भी हुई थी, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने फिल्म को रिलीज भी किया था और मैंने रिलीज किया था सिनेमा हॉल में। और मैं जिस सेंटर पे मैं प्रमोशन पे गया था वहाँ पे जनता ने बहुत प्यार दिया, एक दो जगह तो हाउसफुल भी था। तो उस फिल्म को जब मैं काम कर रहा था ना, उस टाइम भी मुझे लग गया था कि इस फिल्म को रिलीज करूंगा सिनेमा हॉल में, और वो काम कर गया था, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिला था। उसमें आनंद मोहन जी थे, मेरा दोस्त सीबी भट्ट भी था, बालेश्वर भैया थे, प्रेम दुबे जी थे, मेरी हीरोइन दो थी, पूनम दुबे जी थी और आयशा कश्यप। मैं कान भर के आया तो मुझे लगा नहीं मैंने इतना बेस्ट किया है और रिस्पांस भी मुझे मिला। उसके बाद मैं अभी जो कल शूटिंग करके आया हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ की तीसरी फिल्म है जिसमें मैं अंदर से बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा काम किया। और लिटरली आपको बता रहा था, अभी हम देखा कि आपके चैनल पर जब इंटरव्यू दे रहा था मेरा मेकअप मैन बाहर बैठे हुए हैं, हाँ, तो कल पैकअप हुआ तो हमारे मिलन साहब जो फिल्म के एसोसिएट कर रहे हैं, तो बाहर निकले तो हम लोग मिल रहे थे, अच्छा लगा काम करके, थैंक यू सो मच। मेरा स्टाफ मेरे कार में बोलता है इस फिल्म में आपने बड़ी लगन और मन से कहा, अच्छा काम किया, तो वो नोटिस करते रहते हैं क्योंकि मेरे पीछे आ अच्छा लगता है सुन के। हाँ, ये फिल्म मेरी है, अभी पराग पाटिल जी मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनकी फिल्म मैंने किया लेडीज इंस्पेक्टर किया, तो मैंने 2 फिल्म है, एक कृष्णा इसका ट्रेलर भी है, वो ट्रेलर ऑन एयर है, रिलीज है, लेडीज स्पेशल में किया, उसमें बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, बड़े बड़ी छक्का की, चूंकि जहाँ पे जब हम लोग स्ट्रगल के दौर में थे तो जो हीरोइंस हमारी काम करती थी, जो सुपरस्टार थे, आज भी स्टार है वो लोग उस फिल्म में थी बस, लेकिन वो डिफरेंट रोल में थी। अवधेश मिश्रा जी मतलब मोस्ट सीनियर एक्टर हैं, और मुझे लग रहा है कि किसी को एक्टिंग सीखना है तो संजय पांडे जी से, अवधेश मिश्रा जी से, सुशील सिंह जी से आप एक्टिंग सीख सकते हैं। सर आपका कोई आइडियल है? सबके लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है कि इनको फॉलो करें आप। हाँ, मेरी लाइफ में 2 आइडिया। पहला आइडिया तो रवि किशन साहब है, उसी समय जब उन्होंने मुझे मैंने वो लाइट बताया था कि आप ट्राई करो, और देखिए उनकी बातों को माना और मुझे काम भी मिलते रहा, और आज मैं अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त जो हम लोग रूप पार्टनर थे ना, उसमें सीपी भट्ट, मैं, पारितोष त्रिपाठी, पारितोष श्रीवास्तव और एक लड़का रिदन श्रीवास्तव लखनऊ से, जिसने पूर्वांचल
वो वेब सीरीज बनाया तो डायरेक्टर, वो आया था पहले सिंगर बनने, सिंगर कुछ दिनों तक गाना गाया, फिर उसके बाद कमल में एक्टर बनो, फिर एक्टिंग किया, फिर थिएटर में जाता था, फिर उसके बाद वो लास्ट में डायरेक्शन में आ गया। फिलहाल एक अच्छे लेवल पे आज प्रकाश झा साहब को एसोसिएट करता है, सीपी डॉट भोजपुरी का बड़ा नाम है। ये सब काम मैं काम नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट था कि मैं करूंगा तो हीरो करूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। तो करते करते मैं, मेरे आइडल में रवि किशन साहब हैं, और हिंदी फिल्मों में अजय देवगन साहब, अजय देवगन आपके फेवरेट? हाँ फेवरेट, अजय देवगन साहब फेवरेट है, और भोजपुरी में रवि किशन साहब, ये दोनों मेरे आइडियल हैं। इनकी फिल्में बहुत लाइक करता हूँ, और इनकी एक्टिविटी को लाइक करता हूँ। ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका स्कीम क्या हो, तो उसको फॉलो करता हूँ। आपको अगर लाइफ में मौका मिले अजय देवगन जी के साथ काम करने का या फिर रवि किशन का, तो आप किसको चुनेंगे? मैं तो दोनों के साथ काम करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर ऑप्शन हो कि दोनों में से एक के साथ काम करना है? मुझे लग रहा है कि अजय जी के साथ काम करने का भी मौका है, क्योंकि अभी वो एज हीरो काम कर रहे हैं और वो लंबे समय तक काम करें। रवि जी के साथ मौका मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में एज हीरो कर नहीं रहे हो, अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरे साथ वो करेंगे, तो लेकिन मौका मिलेगा तो मैं दोनों साथ काम करना पसंद करूंगा। दोनों के साथ आप काम करना पसंद करें? सर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो वुमेन्स हैं उनको उनकी सेफ्टी को लेकर ऐसे दिखाते हैं कि उनका यूज हो रहा है। बहुत सारी उन्हें आवाज भी उठाई है एक्ट्रेस ने, चाहे वो अक्षरा सिंह हो या डिम्पल हो, को उन लोग ने अपनी आवाज बुलंद की है, बोला है कि उनका ऑन स्टेज उन्होंने कबूल किया है कि ऐसा होता है। एक्ट्रेस आप आते हो इंडस्ट्री में कुछ तो इसी से बैक ड्रॉप हो जाती हैं, बैक आउट हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा यूज होता है। तो आपको क्या लगता है कि सच है कहीं ना नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले हम संस्कारों की बात करें। मैं एक अच्छे फैमिली से हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड पता कीजिएगा, जहाँ पे मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिया है, तो मैं अपने संस्कार को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये बहुत मायने रखता है कि किसी भी काम को अपने आप मेहनत से पाते हैं या फिर आप टेक ऑफ करते हैं बाय रोड। कहीं भी जाने के लिए रास्ता 2-3 होते हैं। इस बार हम आ रहे थे गूगल मैप से, तो 2-3 रास्ते घुमा दिया आपके ऑफिस तक आने में। तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट है, आप टैलेंटेड है, वेट एंड बात। मेरा बिलीव एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा है कि आपको मैं कुछ ऐसे मेरे पास लोग हैं, मैं बता सकता हूँ कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, उसमें कितना टाइम है, वो टाइम अभी है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप पहले अपने आप चरित्र का सही रखिए, और यदि आप एक्टर हैं या फिर आप एक परफॉर्मर हैं, आप सिंगर हैं, तो आप उसमें अपने एक्टिंग को, अपनी प्रतिभा को आगे लेके जाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए। आज मेरी फिल्में बहुत सारी तो नहीं रिलीज हैं, लेकिन जो रिलीज है अभी मेरी की जी बायोस्कोप की मैंने फिल्म किया था मार बड़की माई, मुझे लग रहा है कि महीने में 2 बार आज भी टेलीकास्ट होता है और बहुत अच्छी टीआरपी जाती है। तो जब मैंने अपने आप को प्रूफ किया कि नहीं मैं एज ए हीरो हूँ, तब मुझे बुला के, साउथ का डायरेक्टर बुला के मुझे मेरे साथ काम कर रहा है। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ा। अच्छा, यूज इंसान खुद होता है, यूज कोई कराता नहीं, खुद होता है काम के। अब देखिए आपके सामने मीडिया से बोल रहा हूँ, काम की लालच में ये लोग किसी हद तक गिरने के लिए तैयार होते हैं। वहां पे आपके संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, आपके भाई की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप बाईपास कभी यूज मत करें। और यूज, मुझे लग रहा है कि जो अपने आप को बोला कि मैं यूज हुआ, तो खुद होता है, उसका जिम्मेदार खुद होता है। तो आपको ये लगता है कि वो खुद ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है क्योंकि मोस्टली देखा जाए चाहे बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, फीमेल्स को ऐसे ही एज ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे करते हैं कि ये जो फीमेल है ऑब्जेक्ट है, इसी से व्यूअर्स आएंगे, इन्हीं से व्यूज आएंगे। नहीं व्यू नहीं, देखिए आपकी लोकप्रियता होगी तब तो व्यूअर्स आएंगे। फिर भी एज अ ऑब्जेक्टिव कुछ उनके फीमेल बॉडीज को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, आप माने ना माने, लेकिन ऐसा है, ये रियलिटी है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए गंदगी के ऐसा नहीं है कि सिनेमा इंडस्ट्री में ही, आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, मैं कुछ व्यवसाय भी करता हूँ, आप उस व्यवसाय लाइन में चले जाइए। आप सबसे बड़ा तो मेडिकल लाइन खराब है। मेरे 2 भांजे डॉक्टर हैं, डॉक्टर की लॉबी मेरे पास गोरखपुर बहुत अच्छी है, हम मिलते जुलते रहते हैं। डॉक्टर की लॉबी बहुत खराब है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, आप भी सीनियर, जब तक आपको आपके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे तो आपको प्रमोशन नहीं देगा वो। लेकिन तो है, अब इंडस्ट्री में क्या, देखिए आपको मैं जो आप पूछना चाह रही मैं बता रहा हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है कि जब एक एक्टर काम करने आता है या वो स्टार हो गया, जब जस्ट लाइक सिंगर्स जो भी हैं, तो जो लड़कियां उनके साथ आती हैं, एक रिलेशन अच्छा होता है, एक दोस्ती अच्छी हो जाती है। अभी खेसारी जी ने एक वर्ड बोला था कि हम भी तो इंसान हैं,
हम घर में एक डॉगी भी रखते हैं, तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो इंसान है और साथ में काम कर रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम किए, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद जब दूरियां बनती हैं, तो फिर वो आरोप में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और ये आरोप लगा के फिर अपने आप को डाइवर्ट करती हैं, अपने आप को हटाती हैं वहां से। ये बोलती हैं यूज किया, ये किया, वो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद आप अपनी मर्जी से जाते हैं और एक अच्छे संबंध थे। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो सिंगर्स के साथ रही हैं, एक अच्छे संबंध थे, एक फ्रेंडली संबंध था, उनको सिंगरों ने काम भी दिलाया और जो नाम है, जो फेम है, उनके नाते है, उसके पहले कोई नहीं जानता था उनको। तो जब आपको इंडस्ट्री की पहचान मिली, आपको शोहरत मिला, आपको पैसे मिले, उस मर्यादा को बचा कर रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, मेरे सामने सीट पे कोई बैठा हुआ है, मुझे बताना नहीं है कि डीजल में वहां तक जा पाऊंगा। मैं गूगल पे से कहीं से पैसे मंगा रहा हूँ, उसको मैं शांति से भी कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि बताऊं। तो कुछ चीजें जो मैं बता के मैं खराब कर लेता हूँ, उनको मैं यही कहूंगा कि उन लोगों को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप अपनी औकात पैदा कीजिए भाई, आप अपने आप को प्रूव कीजिए। शॉप पर तो हर इंसान ही यूज करता है। हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। देखिए, एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने मुझे एक बार बताया था कि यदि पुलिस है तो ही चोर है, चोर है तो ही पुलिस है। यदि आपने 10 का नोट देखा होगा, 500 का देखा होगा, 800 का नोट देखा है ना, 700 का नोट नहीं, 10,000 का नोट नहीं देखा है। मार्केट में जो है उसी का डुप्लीकेट भी 500 है, 500 का ही डुप्लीकेट मिलेगा आपको। एग्जिस्ट करते हैं। और जो 2,000 का नोट है तो 2,000 का ही नोट मिलेगा आपको। आपको 900 का नोट नहीं मिलेगा, आपको 700 का, 600 का नोट नहीं मिलेगा। है तो ही है। यदि आप इंडस्ट्री में हैं, आपके अच्छे बुरे होते रहे, तो दोनों को कैसे कैरी ऑन करना है, आपको कैसे आगे लेकर जाना है। क्या आपको लग रहा है कि जितने भी हमारे चूंकि हमारा एजुकेशन इलाहाबाद हुआ है, तो मेरी लॉबी जो थी, मुझे छोड़ के सब लोग कहें कि एग्जिस्ट हैं, अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट हैं, सर ये सब जुडिशियल सेवा में है। तो मेरा मानना है कि उन लोग की लाइफ जो गवर्नमेंट जॉब में है बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। छुट्टियां नहीं मिलती हैं। एक दिन मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो IAS हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग में। तो मेरे पास फोन आता है कि गोरखपुर है, मिलना चाहता हूँ। मैं ठीक है, शाम को लाने वाले। बहुत दिनों बाद तो हम लोग इलाहाबाद साथ में पढ़ते थे। एक मामा जी हमारे SST बनारस हैं, श्री राजेश पांडे। तो एक भैया जो है, हम लोग पूरी लॉबी थी इलाहाबाद में। इस समय आरा में वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं। मेरे सगे चाचा जी भी धनबाद में डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो हम लोग जो पढ़ाई के दरमियान में थे, तो एक अच्छे रिलेशन थे। तो भैया, तो हम बात को आगे लेकर चले जा रहे हैं। भैया आए गोरखपुर, बोले कि आज साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। तो मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, वेजिटेरियन हूँ। मैं पनीर की सब्जियों को बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ। तो मटर की दाल, हरे मटर की दाल। तो बोले कि यार वो हरा मटर का दाल बनाओ तुम्हारे साथ, चावल हम लोग खाएंगे। मैं ठीक है। मैं बनाया, मैंने कॉल किया कि आज ये घर पे बन गया है। तो बोले ठीक है, अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुम रेडी रखो। मैं ठीक। तो बोले देसी घी की जगह क्या? मैंने हाँ रखे हैं, आइए। बोले इसके साथ हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना बनाया और जैसे पहुंचने वाले थे, उनके वहां उनके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अधिकारी का फोन आ जाएगा कि मुझे अर्जेंट चुनाव चल रहा है और अर्जेंट मुझे भी निकलना और खाना छोड़ के चलेगा। फिर मैंने उनको फोन किया कि रुक जाइए, रास्ते में हम टिफिन दे रहे हैं, आप जहां तक हैं रुके, मैं गाड़ी से भिजवा रहा हूँ, आप रास्ते में खाना खा लीजिएगा। तो उनकी भी टाइगर सही है, वो और परेशान है। सब अपनी लाइफ में कहीं नहीं, आपको लगता है हम IAS हैं, हम PCS हैं, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। सुबह उठ के हम जब सुबह उठते हैं तो योगा करते हैं। पर पहले मेरी आदत जो है, मैं प्रणाम करता हूँ ईश्वर को, फिर माँ से मिलता हूँ। मिलने के बाद 1 कप चाय उनके साथ जरूर पीता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर है वो साथ में है, उनके साथ चाय सुबह का मॉर्निंग चाय पीता हूँ। पीने के बाद अपना योगा किया या जिम में एक्सरसाइज किया। उन लोगों का तो और खराब है। वो सुबह उठते ही भैया चोरी हो गया, तो फलाने वो कर लिए, तो यहाँ ये हो गया, तो वहाँ वो हो गया। हाँ, और मोबाइल फोन तो अपने पास थे, मतलब सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक दूर रख ही नहीं सकते। तो वो भी टेंशन वाले हैं, वो भी लाइफ अच्छी नहीं। अब क्या है कि आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इस मामले में मेरे काम के वर्किंग प्लेस को बात मानेंगे ना, कि हम जो काम करते हैं उस काम के दरमियान जो मेरे आइडियल हो, वो मैं मोदी जी को मानता हूँ। PM मोदी आज 75 इयर्स के भी हो गए और अभी तक काम करी। काफी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि उस आदमी के अंदर उस इंसान के अंदर मैंने एक ऊर्जा देखा है, एक अद्भुत ऑरा,
24 आवर्स आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, जो लेबर क्लासेस को भी मिलता है। हम एक अपने सिस्टम को नहीं चला पाते हैं, हम एक एक्टर है, अपने एक्टिंग को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। हम एज ए हीरो काम कर रहे हैं तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, अपनी सिनेमा को रिलीज नहीं कर पाते हैं। यदि घर में हमारे 2 बहन 2 भाई माँ बाप हैं, उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, घर में झगड़ा हो गया, ये हो गया वो गया, वो इंसान पूरे देश को चला रहा हो, पूरा देश उल्टा सीधा बोलता है, चुप शांति से। 24 आवर्स उनके पास भी है, उनको योगा भी करते हैं, वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी करते हैं, 1 घंटा पूजा भी करते हैं, बाहर के बिजनेस के बहुत सारे कॉल अटेंड करते हैं, पीएमओ ऑफिस में बैठते भी हैं। ये तो उनसे मैंने मैनेजमेंट सीखा है कि लाइफ में सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे अच्छा परफॉर्मर वही होगा जो अपना मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट। मुझे क्या करना है, एक प्लानिंग होगी कि मुझे कल परसों क्या करना है, वही कुछ कर पाएगा, बिना प्लानिंग का कुछ नहीं कर पाएगा। अभी हाल ही में अंजलि राघव है, हरियाणवी एक्ट्रेस हैं, उनका और पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह उनको बैड टच कर रहे हैं। वो अब इंटेंशनली था या फिर अनइंटेंशनली, गॉड नोस, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। मैं देखिए वो टेंशन नहीं कहा, पवन जी बड़ी जॉली टाइप का कैरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिला भी हूँ, मेरी मुलाकात 2 बार हुई, अच्छे इंसान है। अब देखिए मैं मेरी हीरोइन थी, जो फिल्म अभी कल मैं कंप्लीट किया हूँ, उनके साथ मेरी तीसरी फिल्म थी। अब मैंने ऐसे शूटिंग कर रहा था, मैंने कहा यार हम लोग रोमांटिक सॉन्ग करने जा रहे हैं, आप चेहरे पे एक्सप्रेशन फीलिंग है ही नहीं, तो बोले कि आप मुझे बेटा बोल सकते हैं, मैं आपको बेटा मान सकती हूँ। हमने कहा आप हीरोइन है, बेटा बोल रहे हो? हाँ मैं आपकी माँ हूँ। मैं डायरेक्टर बुलाया, मैं डायरेक्टर साहब सर ये माँ बोल रही है बोलने के लिए, तो मैं इनको अपनी प्रेमिका जैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो ये सेट पे जब हम कहीं प्रोग्राम पे होते हैं, सेट में अब से वो मुझे गले लग जाना है, हाथ करके खड़े हो जाना है। अब कल मैंने एक दुपट्टा लगाया था, मैं गाना कर रहा था, तो उनके चेहरे पसीना है, आप लोग दूर क्लोज सीन दे रहे थे, सॉन्ग चल रहा था, मेरा दुपट्टा लेके मेरा मेकअप पोस्ट, अपना मेकअप, उनका जी मेरा दुपट्टा गंदा होगा, मेरा दुपट्टा मतलब जो मैं लगाया था उसको लेके वो पसीना हुआ था चेहरे पर, पोष रहे हैं उसको, हमने दुपट्टा में देखिए मैं तो मेकअप लग गया, इसमें फाउंडेशन लग गया, बोले क्या हो गया, दूर है कैमरा दिखाई नहीं देगा, जाके सही कर लेना। अब इसको कोई अन्यथा ले ले, अब मैं उनका दुपट्टा लेके पूछता और रिएक्ट करती तो बात का बतंगड़ बन जाता है। लेकिन वो ऑन स्टेज ऐसा काम कर रहे हैं इतनी सारी पब्लिक के सामने, हम शूटिंग 60-70 पे बुलाते हैं, शूटिंग पे प्लेस पे जब हम मिलते हैं, तो इसको जस्टिफाई करते हैं। हाँ जस्टिफाई करते हैं, वो ऐसे मजाकिया तौर पे किए हैं, वो पब्लिसिटी पाने के लिए मैडम ने जो भी कर दिया हो। और उनका ये भी आरोप है कि उनको ट्रोल किया जा रहा है, पवन सिंह ने अपने फॉलोअर से उन्हें ट्रोल करवा रहे हैं। करवा नहीं रहे, देखिए अभी पता नहीं उन्होंने इसके पहले भी शायद काम किया है, मैंने सुना था कि वो लड़की कहीं काम की हुई है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बैडनेस वाली है, आप बिहार चले जाइए, यूपी तक चले जाइए, उनके फॉलोअर को देखिए, मतलब अभी आपके ऑफिस में पता चल जाए कौन सिंह आ रहा है तो पता नहीं कैसे कॉर्नर जूस वाला भी जान जाएगा, केले वाले भी जान जाएंगे, सड़क पे भीड़ हो जाएगी, बैडनेस ये ग्रेविटी है, ये ऊर्जा है। तो फॉलोअर है, फॉलोअर जो पवन सिंह के बारे में हमने एक शब्द बोला, 50 लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिख देंगे, बोल के तो देखिए। अभी पवन सिंह तो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अभी उनकी वाइफ उनका ज्योति जी का भी आया है, उनका इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें वो मिलने की गुजारिश कर रही है कि हमें कोई पवन सिंह से मिला दे, डाइवोर्स नहीं हुआ है, अब हो जाए उससे पहले ही मिलना चाहती हूँ। नहीं देखिए ये फैमिली उनका पर्सनल मैटर है, बट ये तो पब्लिकली हो गया है ना उनका, और ये तो पर्सनल मैटर है स्टेटमेंट। और कभी सब वो दोनों लोग साथ में नहीं है, इसका रीजन एक अच्छी नहीं हो सकता बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते हैं, मैं पवन सिंह नहीं बता पा रहे हैं, पवन जी नहीं बता पा रहे हैं, तो कभी भी एक अच्छी बात को सुन के रिश्तों के बारे में स्वीकार नहीं करना। भाई शुरू होने से पहले, शादी होने से पहले पब्लिक से तो पूछा नहीं था, उन लोगों ने पब्लिक से पूछा नहीं। आज वो मिलने की बात करें, पवन सिंह किस कारण से नहीं मिल रहे हैं, पवन जी उनसे नहीं मिल रहे हैं, उनका भी अपना कुछ हो सकता है, कुछ ईगो हो, कुछ बातें ऐसी हो, कुछ रिश्ते ऐसे हो जो नहीं चाहते हो। तो अभी तक तुम लोगों उनकी वाइफ का सुना, पवन जी का तो सुना नहीं, तो दोनों का सुन के ही स्वीकार करना चाहिए। पवन सिंह देखिए मोड़ी आदमी है, झक्की इंसान है, आपको स्वीकार कर लिए, आपको मान लिए तो आपके लिए कुछ भी कर गए, नहीं माने तो दुनिया में कोई ताकत नहीं हो कुछ झुका। आज गए एक शो आ रहा है, राइज एंड फॉल मैं आने वाली थी, राइज एंड फॉल आ रहा है, अब देख लीजिए। सलमान खान पूरे ऑल ओवर इंडिया के क्रश थे, इतनी पब्लिक कि अब समझिए कि गाड़ी, बाइक, साइकिल, पता नहीं कहाँ से लोग गाँव से आ गए थे देखने के लिए। यहाँ तक कि एसओ का मैसेज आया कि आपने परमिशन में इतनी भीड़ की संख्या नहीं बताई थी, यदि कोई बात हुई
तो हम लोग पहले आपको तलब करेंगे। ये मैडनेस आपको लग रहा है कि अब मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा, इतनी देर इतनी देर मैं दर तय हो गई, मतलब हादसा ना हो जाए, ये मैडनेस है। फैन फॉलोइंग व्यक्तिगत आप उनके बारे में एक बार ट्रोल करेंगे, इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी सारी आइडिया है फेसबुक पे कि आप पहले तो स्ट्राइक मार देंगे सब, आप उस आईडी ही उड़ जाएगा। तो है मैडनेस है। बिग बॉस आप सब देखते हैं? नीलम गिरी जी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, वो भी पहुंची हुई है। कैसा लग रहा है आपको उनका परफॉर्मेंस? देखिए परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, हमारी इंडस्ट्री से है, हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि एक बहुत गरीब परिवार की रहने वाली हैं, मिडिल फैमिली बोल सकते हैं, गरीब मिडिल भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रगल करके गई हुई हैं। तो जब कोई आदमी अपने आप को स्ट्रगल के पेन से उठा के और एक लेवल दिलाकर स्थापित करता है, उसमें उसका परिश्रम होता है, ईश्वर की कृपा होती है। यूं ही नहीं योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यूं ही नहीं मोदी जी पीएम बन जाते हैं। सबको स्ट्रगल होता है। नहीं, आप एक सभापति का चुनाव लड़ते हैं तो आप हालत खराब, प्रोग्राम प्रधान तो बन ही नहीं पाते हैं। कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री है तो ईश्वर की कृपा है। मैं कुछ आध्यात्मिक किताबों को भी पढ़ता हूँ, जब आपके अंदर ईश्वर का अंश समाहित होता है तब आप राजयोग होता है, तब जाकर डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, पुलिस कप्तान बनते हैं, सेनापति बनते हैं। आपकी पिंक पॉपुलरिटी बनती है तो आप एक एक्टर बनते हैं, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ती है, आप सुपरस्टार बनते हो। आपको कोई चीज अच्छी बात नहीं किया, ईश्वर की कृपा है और आपका मेहनत, पहले कृपा दिन मेहनत। तो वहां गई हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो लग रहा है जितने भी वहां पे लोग हैं उनसे मैं पत्ती लोग, एक अपनापन भी तो हम लोग का है क्योंकि हम लोग भोजपुरी हैं। कर सकते हैं आप, तो आपका फुल सपोर्ट। पर अब देख नहीं पाता हूँ टाइम की दस्तक में आते, क्योंकि शाम को मैं 9 बजे आता हूँ, जब घर पे जाता हूँ तो मैं अपने मोबाइल से और टेलीविजन से दूर होता हूँ। मेरा एक अलग जोन होता है, मैं शाम को जहाँ भी होता हूँ पहले आरती करता हूँ और करने के बाद फिर मोबाइल और टेलीविजन से दूर ही रहता हूँ। ऐसी कभी नींद नहीं आई या कहीं बैठे हूँ तो देख लेता हूँ, क्योंकि आजकल फेसबुक वगैरह पर टाइम पास करना होता है तो देख लेता हूँ रील्स। रील हाँ रील्स देख लेता हूँ। तो अच्छा, मेरी शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक कंटेंट क्रिएटर है वन्नू द ग्रेट और यूट्यूबर हैं, बिहार के फेमस यूट्यूबर हैं मनी मिराज, तो उनकी वाइफ है मनु द ग्रेट। तो उन्होंने उन पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। 2 साल हो गए उनकी शादी को। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज की इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर आप अपने आप यूट्यूबर बनना है, पढ़ाई भी और जरूरी होती है। पढ़ा लिखा इंसान होता तो सब फालतूगिरी वाला काम ही नहीं करता। और इन लोग का लेवल ही बहुत जीरो है, बहुत मीन माइंडेड लोग हैं, चीप लेवल है। और अच्छा लेवल होता तो शायद आज ये, मैं आपके ऑडियंस से भी बोल रहा हूँ कि इनका लेवल बहुत चीप, बहुत घटिया लेवल है। और यदि अच्छी लेवल के होते ना तो आज ये जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं होता। हर रिलेशन में, हर संबंधों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जो बातें हम यहाँ जैसे हम आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हम 3 लोग जान रहे हैं, 4 लोग जान रहे हैं। अभी पब्लिक जाएगा तो 10 लोग जानेंगे भाई अच्छा इस चैनल पे आपने ऑडिशन की। तो घर की बातों को बाहर भेज के आप अपने आप को खराब किया है, खुद की बात बना बनाया 4 साल का मेहनत खराब कर दिया है, अपने करियर पे एक ठप्पा लगा दिया है कि हम फ्रॉड हैं, हम अयास हैं, हम लोग जिहाद कर रहे हैं। और क्या नाम इस लड़की का उन्होंने बताया, बन्नू द ग्रेट। उनको समझाना चाहूंगा कि अपने काम पे फोकस रखिए और अपने माँ बाप के संस्कारों को और उजागर मत कीजिए। जो माँ बाप ने संस्कार दिया है, एक महिला है, एक लेडी है, लेडी होने के नाते, एक्ट्रेस होने के नाते, अभी हम अपने एसोसिएट डायरेक्टर लोग साथ हम गाड़ी से आ रहे थे, साथ में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शी इज गुड डांसर, वो अच्छी डांसर थी। तो माँ बाप का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने कुल का, आपके खानदान का, उससे तक कुल खानदान होगा ही नहीं, कुल खानदान का नाम रोशन कीजिए, उनको पता चले कि हाँ आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं। ये सब करके अपने पूरे परिवार के, घर परिवार के नामों को खराब किया है। और आपका समाज, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग उसी समाज के रहने, और समाज कोई माफ नहीं करे, इसके लिए आपको अपने समाज से सॉरी बोलना होगा, अपने सुधार करना होगा, संस्कारों और मर्यादाओं के बीच में रख के काम करना होगा। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो मर्यादाओं के साथ काम करती हैं, अपने संस्कारों का परिचय देती हैं। बहुत सारी हीरोइनें मुझमें साथ काम की, सब कोई नहीं बता सकते कोई लड़की खराब है, सब लोग मर्यादा के साथ काम करते हो, डिसिप्लिन में अच्छे संबंध है हमारे, लेकिन वो लोग काम करते हैं एक डिसिप्लिन के साथ काम करके। तो मैं कहूँगा कि
उनको अपने संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए और जो बातें घर के अंदर की बाहर नहीं आनी चाहिए। ये मनी को भी देखो, मनी मिराज को भी देखना चाहिए कि आपने ऐसा काम क्यों किया, 2 साल तक आप रिलेशन में रहे, अचानक भागना क्यों पड़ा। आप समझा सकते थे, वो आरोपी वो छोड़ के चले आए। नहीं आप आके बता सकते थे। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे आदमी दूर हो जाता है, लेकिन आप उसको हैप्पी नहीं किए। आप लोगों को एस मिश्रा जी से सीखना चाहिए। अंजना जी, एस मिश्रा जी हस्बैंड वाइफ थे, एक अच्छे रिलेशन में थे, बाद में शादी कर लिया, बाद में उनके डिवोर्स भी हो गए, तलाक भी हो गए। आदमी संबंध उनके बहुत अच्छे हैं। वो भी कैसे उन्हें मिलने जाते हैं, वो स्टेज पे एंकरिंग करते हैं तो अवार्ड अपने हाथों देते हैं। ऐसे होना चाहिए। दूसरी शादी जब वो कर रहे थे तो मैंने सुना है कि उन्होंने पूछा भी कि हम तो अब दूर हो चुके हैं, तो क्या हम लोग शादी का कब नया जीवन बसा सकते हैं। बोले हाँ डेफिनेटली आप शादी कर सकते। उनकी वाइफ से अंजना जी मिलती है, वो सारी सब आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो, उनसे सीखना चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए। हम करें कि ठीक है आप आज रिलेशन में हैं, आपके रिश्ते टूट गए, तो आप बोले नहीं आप धोखा दे दिया, इंसान मर गया तो क्या धोखा दे दिया, तब तो आप आरोप लगाने नहीं जाते, तब मरा हुआ समझ के दूर हो जाइए ना फिर। और उसने ऐसा नहीं कि उसने आपके लिए अच्छा नहीं किया है, ये अच्छा किया तो उसका रिगार्ड कीजिए और ये समझिए कि हमारा समय यहीं तक था। आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, जब क्लास 2, 3, 4, 5 में रही होंगी तो आपके पापा जहाँ रहे होंगे, आपने उसमें पढ़ाई की होगी, एक अटैचमेंट हुआ होगा उस बंगले से, उस घर से जिसमें पैदा हुई होंगी। अब उसके अलावा आपको लंदन सीट कर दिया जाए, लेकिन लंदन अच्छा नहीं लगेगा, आपको गाँव और बचपन अच्छा लगेगा जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है। तो चीजें समय के हिसाब से बदलती जाती, छूटती जाती है लाइफ में। आपका बचपन गया, आपका स्कूल गया, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट चले गए, आपके क्लासमेट चले गए, आपके फ्रेंड चले गए, फिर आप आगे गए ग्रेजुएशन करने, वहां पे नए संबंध बने, पीजी करने गए, वहां भी छूट गया, जॉब में चले गए वो छूट गया। आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे के लोग छूटते जाएंगे। बस इसी पॉइंट पे सोचिए, जैसे आप आगे जाएंगे 1-2 आदमी ऐसे मिलेंगे अच्छे संबंधों के, वो समय चक्र है कि कब वो समय बदल रहा है, उनका साथ छूट रहा है और दूसरा मिल रहा है। तो मर्यादा का ख्याल रख के आराम से काम करना चाहिए। एक संस्कारों पर सच्चे देते हुए काम करना चाहिए। हाँ जी, देखते हैं अगर ज्यादातर क्या होता है, कुछ भी फैमिली इश्यूज भी हैं तो लोग सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, कई बार आ रहे हैं तुरंत लाइव बता दे रहे का ये हुआ है, प्राइवेसी नाम की चीज बचे ही नहीं है। ये चीज नहीं है, संस्कार नहीं है। और जो चीज को 2 लोग जान रहे हैं, पूरी ऑडियंस को बता के आप अपना लेवल बता रहे हैं। मैं एक बार कहीं ऐसे प्रोग्राम में गया था, तो वहां मुझे बताया गया कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं बहुत वल्गर गाना गाते हैं, अच्छे गाने नहीं गाते हैं। हमने कहा जो ऑडियंस उनको सुन रही है, उनको लाइक करे तब तो व्यूज मिल रहा है। 1 घंटे के अंदर 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन हो जा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख लोग सुन रहे हैं तब तो मिलियंस हो रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, आपने मनोज तिवारी जी को नहीं सुना होगा। मनोज तिवारी जी का आज भी क्लास हाईएस्ट क्लास का है। उनके गाने आप सारे IAS ऑफिसर, सारे सीनियर्स ऑफिसर जो रैंक के ऑफिसर थे, उनकी पत्नियां गाना सुनती थी, उनके काम बेस्ड कार में है, उनके घर पे म्यूजिक सिस्टम है। सर तो मेरा भी यही सवाल था आपसे, मैं आने ही वाली थी इस पे कि ज्यादातर मोस्टली देखा जाए तो भोजपुरी सॉन्ग जितने होते हैं उसमें डबल मीनिंग जरूर होती है, क्या इनकी डिक्शनरी में सिर्फ यही वर्ड सीमित है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक जगह मैंने ये बात मंच के ऊपर बैठे थे, तो वहां पे मैंने दोनों से शेयर भी किया था। देखिए, होता क्या है ना कि हम समाज के रोल मॉडल होते हैं। अभी मैं मनी आज की बात पे रिपीट करूंगा। आप लोगों ने गंदा हरकत करके उन युवाओं का मनोबल तोड़ा है, उन लोगों के हौसले को आपने नीचे किया है, जो एक युवा है कुछ करना चाहते हैं। देखिए, आप एक स्टार हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, आप समाज के रोल मॉडल हो जाते हैं। आपकी हेयर स्टाइल को लोग फॉलो करते हैं, आपके चलने के अदाओं को लोग फॉलो करते हैं, आप जो चश्मा लगाते हैं उसको फॉलो करते हैं, आपकी गाड़ियों को लोग फॉलो करते हैं। ब्लैक गाड़ी आप भी कर देंगे, आपके गाने सुनते हैं, आपको फॉलो कर। आप एक बार आपने देखा होगा कि न्यूज आई थी, अजय देवगन साहब चंडीगढ़ से एयरपोर्ट से निकल सिगरेट पी गए थे, किसी ने फोटो डाल दिया, सोशल मीडिया पर बड़ी वो खाए रहे। उन्होंने पब्लिकली आकर उन्होंने सॉरी बोला कि अब सिंगर पे आते हैं। मनोज तिवारी जी जब आए, उनके जो रोल मॉडल थे, गौर कीजिए बात पे, भरत शर्मा जी थे, और उस समय के जो और भी प्रतिष्ठित सिंगर थे, जो भोजपुरी के संगीत को, भोजपुरी के विधा को, भोजपुरी के लोक विधा को, संस्कृत को गानों में पिरो के मंच के माध्यम से, ऑडियो कैसेट के माध्यम से जनता तक भेजे।
मनोज तिवारी। मनोज तिवारी यह है तो सुविधा को बड़ी कायम रखा। वो जब भी स्टेज पे चढ़ते थे नंगे पैर चढ़ते थे, आपने नोटिस नहीं किया होगा। मनोज तिवारी जी अपने समय में जब भी प्रोग्राम उन्होंने किया है, कभी भी वो शूज पहन के स्टेज पे नहीं चढ़े। कपड़े 10,000 के होते थे लेकिन पैर नंगा होता था। इन्होंने ये मर्यादा रखा। उस दरमियान मनोज तिवारी जब गाने हिट हुए, उस दरमियान जो नए जनरेशन के लड़के आए, राकेश तिवारी, हमारे गोरखपुर का लड़का है मनोज मिहिर, और भी ऐसे कुछ नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन लोगों ने उनको कॉपी किया है। कुत्तों की आवाज में गाना शुरू कर दिए, उनके रिदम में ड्रेस पहनना शुरू किया कि नहीं हम गमछा बांधेंगे, हम कुर्ता धोती पहनेंगे। तो सिंगरों का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेज पे प्रेजेंटेशन मनोज तिवारी वाला होने लगा। उसी बीच में आते हैं दूसरे सिंगर, सैया आरब बेजाना, फलाने फलाने जो भी है। अब वो गाना हिट हुआ, जैसे अभी एक पवन सिंह का सॉन्ग लॉलीपॉप लगे लो, तो क्या ये भी तो वर्ड सर डबल मीनिंग है इसमें? हाँ डबल मीनिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से कौन सी का लॉलीपॉप आया, या फिर टुनटुन यादव जी का क्या, भाऊ जी क्या, ऐसे ढोनी वगैरह क्या कुछ गाना था वो आ रहा है। अब जब उनके गाने एक दिन में 2 मिलियन चले गए, अब न्यू जनरेशन के जो सिंगर है उनको वो वाबल मान लिया, यार नहीं मुझे उस टाइप का गाना चाहिए, यार व्यू इसी टाइप के गाने पे आ रहा है। तो पता चला कि वो जेरी स्टार हो गए, वो धोनी स्टार हो गए, क्या कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एक रोल मॉडल जब आप हो जाए, तो आप आने वाली जनरेशन को एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को, जहां से युवा जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें। तो जब हमारे रोल मॉडल ही खराब हो जाएंगे, गाने या बंदा गाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी तो बंदा गाएंगे, क्योंकि वो जान रही है, वो तो मनोज तिवारी को भूल ही गई, उनके गानों को भूल ही गया। मनोज जी के गाने को लोग भूल ही गए। जो नए जनरेशन लड़के वो जानते तक नहीं है, जो नई पीढ़ियां जो आई बोले रहा हाँ। अब उनके जो सामने सिंगर दिख रहा है, उनको लगा कि मेरे गाने के व्यूज अच्छे जा रहे हैं। मैं भी ये भी आपके चैनल तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूँ। मैं अच्छे गाने परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं 2 गाने वीडियो भी शूट किया है, नवरात्रि के बाद उसको हम लेके आ रहे हैं। तो भोजपुरी में अच्छे आलोक जी मेरे अच्छे दोस्त आलोक कुमार, उनका गाना है मैं सैड सॉन्ग एक मैंने बनाया है, एक गाना मैंने रोमांटिक सॉन्ग बनाया है। आप जब वीडियो आएगा देखिए, बताइए उसमें कहाँ पर वर्ड है। तो आपका मानना है कि सब सारे सॉन्ग्स इसमें डबल मीनिंग के नहीं है? कि सारे नहीं है, सारे नहीं है, सारे बिल्कुल नहीं है, सारे गाने डबल मीनिंग नहीं है। अभी जो हम लोग फिल्म में कल गाना कर रहे थे, इतनी अच्छी लाइन्स थी, इतने अच्छे गाने थे, मुझे लगा मैं हिंदी परफॉर्म कर रहा हूँ। कहीं डबल मीनिंग नहीं था। डबल मीनिंग वाली लॉबी अलग, वो एक अलग लॉबी है कि देखिए बाजार में जाएंगे 10 तरह का मैंगो मिलेगा, आम मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा, बड़ा होगा, कुछ अच्छे रेट वाले होंगे। तो ऐसे भोजपुरी में सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। अभी मैं बताया ना कि मेरे चैनल पे जो गाने आ रहे हैं, हम पर्सनली आप लोगों को भेजेंगे, आप देखिएगा रिव्यू, आपको लगेगा कि कोई एक्टर परफॉर्म किया, लगेगा जहाँ कोई गाना का फिल्म आता है, लगा भी कोई शब्द है। मेरा सवाल ये है कि भोजपुरी में ऐसा चलन है कि जो एक्टर है वही सिंगर रहता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। आप तो सर सिंगर नहीं है, आप तो एक्टिंग करते हैं सिर्फ, तो आप कैसे देखते हैं इसको? पवन सिंह हो, निरहुआ हो, या रवि किशन हो, या फिर मनोज तिवारी हो, ये सब सिंगर रहे हैं और एक्टर भी बतौर एक्टर भी काम किया है। आप बतौर एक्टर काम कर रहे हैं केवल, मोस्टली सारे खैर मैं बता रहा हूँ, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मनोज तिवारी जी आए और एक इंडस्ट्री में खड़ा हुआ, उसमें भी 2 लॉबियां थी, एक नॉन सिंगर एक्टर, एक सिंगर एक्टर। मनोज तिवारी जी के साथ रवि किशन जी थे। रवि किशन साहब एक्टर नहीं थे, सिंगर नहीं थे, वो एक्टर थे। मनोज जी सिंगर थे। फिर खेसारी जी आए, कौन आए थे, इधर विक्रांत आ गए, फिर अविनाश शाही जी आ गए। तो 2 लॉबियां, 2 ट्रैक हमेशा रहा है। आज भी सिंगर एक्टर है तो नॉन सिंगर भी एक्टर हूँ। जैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ बेसिकली। तो 2 तरह की सिनेमाएं बनती हैं, एक होता है कि एक्टर बेस, एक नॉन सिंगर एक्टर बेस। तो जो परफॉर्मर है, जो चाहता है कि मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ, तो हम लोग साथ क्या करता है, जो चाहता है कि नहीं मुझे कुछ बकता सिनेमा बनाना है, तो सिंगर साहब लोग साथ काम करता है। मतलब भोजपुरी में 2 लॉबी है, सिंगर, एक सिंगर भी है और एक्टर भी, और एक ओनली सिंगर एक्टर। तो मेरा ये भी सवाल है आपसे कि आज तक भोजपुरी को कोई ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला? इतनी सारी मूवीज बनी है, काफी सालों से बनती आ रही हैं और काफी फेमस भी होते हैं, उनके सॉन्ग फेमस होते हैं, लेकिन किसी चीज के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिला आज तक? हाँ, ये बात आपका बहुत अच्छा है। और हमारी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बनाने की कोशिश किया, लेकिन जाके बजट का इशू हो जाता है। कभी कभी मार्केट में होता है ना कि मान लीजिए हम ही कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं और 1-2 बार में फिर 2 हो गए,
तो मनोबल टूट जाता है। और अभी जो दौर चल रहा है भोजपुरी सिनेमा का, बड़ी खराब पोजीशन में है। फिल्म सारे बंद हो गए हैं, पैसों की रिकवरी केवल टेलीविजन से और यूट्यूब से हो रहे हैं। तो आप मान लीजिए फिल्म बना रहे हैं 40 लाख 35 लाख 40 लाख में फिल्में बन रही है अभी के दौर में, तो उसमें 40 लाख रुपए यूट्यूब से निकालने बट लंबा टाइम लगेगा। तो उस तरह की अभी कहानियां नहीं आ पाई हैं। कुछ मेकर्स हैं भोजपुरी जो बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके सामने मजबूरी है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंटल कोई सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे जिनका ऑब्जेक्ट ऑस्कर नहीं है, जो ऑस्कर तक हम भेज रहे हैं। एक फिल्म आई थी, मुझे याद आ रहा, ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में गया था, फिल्म का नाम था रोटी या ऐसा कुछ था, कुणाल तिवारी नाम का हीरो था उसमें, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। नहीं राष्ट्रीय पुरस्कार ले गई थी, अवार्ड ले गई थी, नेशनल अवार्ड ले गई थी। नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन उतना हुआ। रोटी, फिल्म का नाम रोटी था, और कुणाल तिवारी मेरा दोस्त, वो हीरो था उसमें, वो नॉमिनेशन गया था। तो कम से कम वहां पहुंची तो उस समय है अभी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कितना साल लगेगा भोजपुरी मूवी को एक ऑस्कर अवार्ड लेने में? आज तो लग रहा है हिंदी भी कहाँ मिल गया, हिंदी पे तो मिला है। फिल्मों में कहाँ मिल, गाने पे मिल जाता है, म्यूजिक का अवार्ड मिल जाता है, फिल्मों पे तो हमें नहीं लग रहा जब तक अंग्रेज रहेंगे इंडिया को कभी मिल पाएगा। बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी है इंडिया में, उनके म्यूजिक को मिल जाएगा, उनके सिंगर के गाने को मिल जाएगा, फिल्म को तो नहीं दिया कभी। ऐसा तो है नहीं कि हमारी हिंदी इंडस्ट्री अच्छी सिनेमा नहीं बनाती, बहुत सारी फिल्में हैं। असलम डॉग मिलियन, हमने ठोकी लड़की को गाने को मिला था ना उसपे, वो भी ए रहमान साहब को म्यूजिक के लिए मिला था। करके ये गई है गाना, लापता लेडी गई है, पता नहीं है अभी क्या कंडीशन है, नॉमिनेट हुई नहीं। और बताना चाहूंगा, लापता लेडी जब मैं फिल्म देखने गया, मैं पटना में था, मैं फिल्म देखा तो इस नाते गया कि रवि किशन साहब थे और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस थी। तो मैंने अपने फिल्म देखने के बाद मैंने अपने डायरेक्टर को फोन किया, राम पटेल नाम था उनका, मैंने उनको फोन किया और प्रोड्यूसर को फोन किया, करे यार वो फिल्म अभी लापता लेडी आपने देखा है? बोले नहीं। हमने कहा जो 2019 में हम लोगों ने फिल्म किया था चांद जैसा दुल्हन हमार, सेम कॉपी है वो भोजपुरी मूवी 2019 से, लेकिन बात चुकी है 2019 में लापता लेडीज फिल्म की सेम कहानी मेरे वहां आ चुकी है। चूंकि वो जो दुल्हन जो चेंज होती है ट्रेन में, हमारे प्रोड्यूसर पास एक्सटेंड हो जाती है ना, हमारे फिल्म में हमारे प्रोड्यूसर के पास बजट नहीं ताकि वो ट्रेन दिखा पाए, ट्रेन का परमिशन ले। अच्छा, तो उन्होंने उस शादी के जोड़े को एक मंदिर में कराया, और मंदिर में इतना बड़ा तूफान आता है, बाजी तूफान बारिश, और पहले की औरतें घूंघट करी होती थी, अच्छा हस्बैंड से मिली नहीं होती थी, वो एंगेजमेंट होता नहीं था। उस दौरान भगदड़ में वो एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों का सेम जोड़ा होता है, सेम ड्रेस होता है। तो मेरा दोस्त, उसमें दो हीरो, प्रेम सिंह और मैं, तो हमारी हीरोइन गुंजन पंत थी, उनकी हीरोइन एक कोई नई लड़की थी, वो थी उसमें, अपना तपड़ी में आधी आ रहा तूफान आ रहा है पूरा, तो एक्सचेंज हो जाती, सेम कहानी। यानी कि आमिर खान की लापता लेडीज को भोजपुरी मूवी को कॉपी करके बनाया। हाँ, अब मेरी फिल्म का 5.5 मिलियन व्यूज भी है, यूट्यूब पे है, वो 5.5 मिलियन व्यूज है, देखना पड़ेगा भाई, काफी दिनों के देखे हुए। सेम कहानी है वो, उसमें विनोद मिश्रा जी हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, कास्टिंग अच्छा था उसका। तो मैंने डायरेक्टर को फोन किया, बोले हाँ बात तो सही सर है, मैंने भी सुना है, कौन कंप्लेन कर देगा, नहीं आपको लंबा प्रोसेस है इसमें, फिर पीछे जा। हाँ, तो वो फिल्म हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए कुछ मेकर्स हैं जो अच्छी सिनेमा करना चाह रहे हैं, बाकी आप लोगों की दुआएं, जनता का प्यार, अच्छा जाएगा। आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए सुधार एक करने से नहीं होता है, हमारा मानना है कि हम सही रहें और हमको अपने अंदर सही बर्ताव करके एक अच्छा सिनेमा करना होगा। कुछ चेंज आप चेंज मेकर बनना चाहे, कुछ चेंज ले आना चाहे? अभी तो देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पहले अपने आप को पूर्णतः स्थापित करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी फिल्में करूँ। एक समय आएगा तो बतौर मेकर फिल्में करूँगा, और मैंने एक फिल्म बनाई भी है, एज ए प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई है भोजपुरी में। तो अब वो रिलीज की तैयारी में हूँ, वो रिलीज हो जाए तो फिर प्रयास करूंगा। अब और मुझे मानना है कि फिल्म बहुत अच्छी है, लव स्टोरी है, तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, तो मेकिंग में भी उतरूंगा, क्योंकि अनुभव अच्छा रहा और मुझे लगा कि हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, उतरेंगे, बनाएंगे। अभी देखा जाए तो भोजपुरी जो है, भोजपुरी लैंग्वेज है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, मैथिली को मिला है। वो एक क्षेत्रीय भाषा बनके एक दायरे में रह गई है बस। हालांकि सांसद भी रह चुके हैं भोजपुरी से, रवि किशन भी रह चुके हैं, निरहुआ है, मनोज तिवारी है, तो उसके बावजूद वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं?
इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पूरा पूर्वांचल बेल्ट ही उसमें आपके। हमारे तीनों जो सुपरस्टार हैं, मनोज जी हो गए, दिनेश जी हो गए, रवि, तीनों लोगों ने, मैंने तो कई बार उनका वीडियो भी देखा है, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, अब उसके बारे में पूछना पड़ेगा उन लोगों से। रफी की सिंधी तो समोसा की बात उठा रहे थे, हाँ, रवि समोसे की रेट की बात। रवि किशन जी को मालूम है कि कौन सा शब्द बोलूंगा तो मेरा वीडियो जो है पूरे 1 महीने तक ट्रोल करेगा, उनको सब पता है। इससे बड़ा मार्केटिंग वाला कोई हो ही नहीं सकता है। प्राइस के हिसाब से रेट फिक्स हो कि कह रहा है इसमें। मतलब उनको और कोई चीज ना दिख के समोसा दिखाई दिया, और जानते थे कुछ ऐसा सब बोलूंगा तो मैं ट्रोल होता रहूंगा 1 महीने तक। तो उनकी अदाएं हैं, वो एक्टर है हमेशा। उनको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये लगा था। तो सर आप और क्या आप हमारे दर्शकों से क्या शेयर करना चाहेंगे, अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, अच्छा बोला आपने। मैं जी कोई लड़का या कोई लड़की अपना करियर बनाना चाह रहा है तो मैं ये बोलूंगा ना कि आप भोजपुरी सिनेमा करने से पहले आप अच्छी म्यूजिक वीडियो कीजिए भोजपुरी में। एक तो आपको परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा, 1 हफ्ते में गाना रिलीज हो जाएगा, आप फिल्म करोगी, फिल्म करेंगे या करोगी, आपका डेडिकेशन जाएगा, आपका मेहनत जाएगा, और फिल्म रिलीज होने में 6 महीने 8 महीने साल भर लग जाएगा। तो 4 महीने एक फिल्म करने के बाद 1 साल तक 6 महीने बैठ के वेट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं होगा दिखाने के लिए मैंने ये किया है, आपको आगे काम मिलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा कि आप म्यूजिक वीडियो कीजिए जो मैंने किया। म्यूजिक वीडियो में आप परफॉर्म कीजिए, एक अच्छे लेवल का गाना बनवाइए, परफॉर्म कीजिए, देन आप अच्छी फिल्में मिले तो आप काम करना। अभी हम ही लोग सोच रहे थे कि अभी जो नई लड़कियों का दौर है, जो नई अभिनेत्रियां आई हैं मार्केट में काम करने के लिए, उसमें उस जो है उनका बजट बहुत ज्यादा है। यदि हमको मिनिमम बजट में किसी हीरोइन को लेना है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मनोज टाइगर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं अभी लखनऊ शूटिंग कर रहा था तो हमसे मिले, मुलाकात हुई, तो हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं फिल्म को लेने के लिए। ये हुआ कि उस रेंज में एक ऋचा जी, ये पर्सनल चीजें से बढ़ रहा हूँ, एक था कि ऋचा जी ले लेते हैं, तो बोले ऋचा जी के पास डेट नहीं है, फिर आउट ऑफ बजट भी हो रहे थे। फिर आते आते अपर्णा मलिक का नाम, अपर्णा मेरी अच्छी दोस्त है, हमने साथ में काम भी किया है। फिर वो यार कोई और लड़की अच्छी आनी चाहिए जो खूबसूरत, गुड लुकिंग हो, अच्छी एक्ट्रेस हो, परफॉर्मर अच्छी हो, डांसर अच्छी हो, तो जो लोग अच्छे होंगे वो काम मिलेगा। तो अगर हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा काम कीजिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, और आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को, सबसे अच्छा तरीका है भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को प्रेजेंट करना है। म्यूजिक वीडियो बनाइए, अपने परफॉर्मेंस दिखाइए, उसको रिलीज कीजिए। मैं से बोल भी रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की होगी जो परफॉर्मर अच्छी गुड लुकिंग हो, बताएगा मैं अपने चैनल म्यूजिक वीडियो में काम होगा। अब मुझे वो 4 फीट वाली लड़कियां नहीं चाहिए, मोटी तगड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक्ट्रेस जिसका डेडिकेशन मुझे काम करना, उसके साथ उसको मैं काम, एक्टिंग स्किल्स हो, एक्टिंग स्किल हो, डांसर अच्छी हो, परफॉर्मर अच्छी हो, तो मैं खुद काम दूंगा। जो हमारे दर्शक अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। और हमारे वहां यहाँ पे मन में डर है कि वो सूरी में ऐसे होता जो पहला क्वेश्चन आप कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर से आइए, मम्मी को लेकर आइए, आप सम्मान के साथ काम कीजिए, आपका जो लेवल है, जो पेमेंट होगा वो पैसा भी मिलेगा, आपका चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, आपका ट्रेन का टिकट मिलेगा, या अपने दूर शूटिंग कर रहे हैं तो लोकेशन का भी पैसा मिलेगा, आप अपने घर जाइए। फूड एंड अकोमोडेशन सब कुछ। हाँ, हमारे वहाँ आप मेरे घर पे आए और मैं आपको जाने के लिए ना पूछूं, चाय ना पूछूं, पानी ना पूछूं, तो मेरा संस्कार लगता है। आज मेरे गांव पे मेरे दादाजी की ये उन्होंने ऐसा साम्राज्य बनाया है, जब भी सुबह बैठते हैं तो कम से कम घर में चाय जब बनता है सुबह तो एक थर्मस में रखा जाता है कि कब वो बोल देंगे 500 चाय भेज दो, नहीं बस जरा ये चाय बनाने ही दिक्कत, तो एक ही बार सुबह पहले से तैयार। तब वो बन के 2-3 घंटे ओल्ड होता है, वो पिएंगे, चाय पी ले तो हाँ चाय भेजो। अब 5-7-8-10 रुपये, 4 लोग आ गए, फिर 3 लोग आ गए, तो मैं अच्छा वो मिट्टी के कुल्लड़ में चाय पीते हैं, तो मैं जब जाता हूँ तो 400-500-300 कुल्लड़ गांव पे मिल लेता आपको। अभी तो शायद गोरखपुर रह रहे हैं मेरे साथ, गाँव नहीं रह पा रहे हैं, जो ओल्ड एज हो गया तो अपने पास ही रखा हूँ, तो मजा आता है वहां पे, ये संस्कार दिखाता है। आज भी वो खाना खाने जाते हैं तो मेरा ड्राइवर मेरे घर पे काम करने वाला है, उसको साथ लेके आंगन में खाना खाने बैठते हैं, वो उधर बैठेंगे खाने, ये वहां बैठेंगे खाने, साथ में खाना खा। साथ में खाने में। हमारी दादी नहीं है, दादी का हमारे बीच नहीं रही, देहांत हो गया है। हमारी दादी बोलती थी कि हम परेशान हो जाते थे खाना बनाने को, कोई दोपहर में आ गया खाना खेली बड़ा अदना है, इन खाना बनवा लेता है। अब बोल दी है, वो बना कैसे कर, रात में दोपहर में फिर खाना बना रही है, तो ये संस्कार है। तो जो भी घर पे आपके आए, कोई एक्ट्रेस हम थे, वो किसी की बहन है, आप फील करते देखिए,
मैं इतनी बहन को कहीं काम करने के लिए भेजो और सब बदतमीजी हो, मुझे पता चलो डर आती नहीं बता रही, तो क्या गुजरेगा मेरे ऊपर। बर्दाश्त ही नहीं कर मेरी गर्लफ्रेंड जा रही, मेरी वाइफ जा रही है, काम करने जा रही, और उनके साथ बदतमीजी हो तो क्या गुजरेगा। तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। और नाम कमाना है को आप अपने संस्कारों का अच्छा परिचय दीजिए और फीमेल का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि एक माँ ही आपको पैदा करती है, वही आपको उन्नति देती है। तो कभी छोटी बच्ची के रूप में भी हो सकती है, कभी वो बेटी के रूप में हो सकती है, कभी दोस्त के रूप में हो सकती है। अब देखने का नजरिया पर क्या है आप तय करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, और आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। और आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ, मैं कहना चाहूँ मेरे चैनल कल्याणी म्यूजिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और गाने आपको अच्छे लगे इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने वहां से सब्सक्राइब किया और मेरा गाना कैसा चला। यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप एक्टर हैं, तब भी अच्छा लगा होगा, गुड लुकिंग होगा, तो सारे आज मैं ही अपने चैनल की दाना शूट कर रहा हूँ, बट मेरे पास डेट नहीं होने से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारी जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनसे मेरी बात हुई, बोली कि आप नहीं आ पा रहे हो। मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने बोला कोई बोली लड़का आप ले। ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पे हम हमेशा नहीं रहते हैं, और अपने गाने में अपने म्यूजिक वीडियो में आपको काम नहीं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट भोजपुरी स्टार विमल कुमार जी। उम्मीद करते हैं आपको ये शो काफी पसंद आया हो। ऐसे ही तमाम नए शख्सियत के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत की बात।